नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रात्रे सौर्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हमने पिछली क्लास में हमने देखा था स्वर के बारे में। आज देखेंगे हम व्यंजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। आज देखेंगे हम व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होता है, पहले देखते हैं इनकी संख्या। व्यंजन की संख्या। संख्या इनकी संख्या 35 है। तो देखें कौन कौन से हैं। देखिए, देखते हैं व्यंजन। व्यंजन की संख्या है 35 और इसको कितने भागों में बांटा गया है तो वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज व्यंजन। व्यंजन क्या है, क्या है। तो सबसे पहले व्यंजन देखते हैं। बिना स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बिना स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप में इसको बोला नहीं जाता। क्यों? प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ छिपा रहता है। अ छिपा रहता है प्रत्येक व्यंजन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि व्यंजन स्वतंत्र रूप में बोला नहीं जाता, इसके लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और हम देखते हैं जितने भी व्यंजन हैं सब में ये अ छिपा रहता है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे क। तो क किससे बना है? क से बना है और अ से बना है। अब ये हो गया क। ये क्या हो गया? क हो गया। ठीक है, समझ आया। व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते। प्रत्येक व्यंजन में क की ध्वनि अ की ध्वनि छिपी रहती है। ठीक है, इनकी संख्या 35 है। तो 35 में सबसे पहले देखते हैं इसे हर कई पार्ट में बांटा गया है। तो कौन कौन से पार्ट है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। संख्या 25 होगी इसकी संख्या। तो क्या है स्पर्श? स्पर्श से ही तात्पर्य, स्पर्श मतलब किसी को स्पर्श करता हो। तो किसको स्पर्श करता है? तो देखिए, कंठ को, तालु को, मूर्धन को, दंत को, ओष्ठ्य को, ओंठ को। इन व्यंजनों के उच्चारण में मतलब कौन कौन से? अगर क है, ख है, ग है, ख है, ड है, च है, छ है, अगर इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो ये किसी न किसी एक भाग को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। किसको? चाहे वो कंठ हो, ठीक है, तालु हो, मूर्धन हो, दंत हो या ओष्ठ को। ठीक है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, समझ आया। स्पर्श नाम से ही तात्पर्य है कि इन पांचों में से किसी न किसी को स्पर्श करेगा। जैसे हम लोग क करेंगे, क का उच्चारण करेंगे तो क किसको? कंठ को स्पर्श करेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? स्पर्श व्यंजन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्पर्श व्यंजन। इसका एक और नाम है इसका वर्गीय व्यंजन। क्यों कहा गया है वर्गीय व्यंजन? तो वर्गीय व्यंजन
इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वर्ग में बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ? जैसे इक्का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, और 5 भाग में बटा हुआ है, 5 वर्ग में बटा हुआ है ना, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है, क्लियर? अब देख सकें इनकी संख्या कितनी है, 25 है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसी से देखते हैं, इसी से। ठीक है, अगर स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श या वर्गीय, ठीक है, अगर इनका उच्चारण स्थान देखते हैं तो जैसे ये क है तो इसका क से कंठ हो जाएगा। ठीक है, ये चा है तो ये तालव्य तालु है। ठीक है, और ये ट है तो ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य, और ये त है तो दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, और ये प है तो ओष्ठ होगा, ओष्ठ। ठीक है, एग्जाम में देगा तो कैसे पूछेगा, एक वर्ड ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, डी करके, और पूछेगा इनमें से कौन कंठ वर्ण है, कंठ कंठ वर्ण है, और दे देगा, आपको दे देगा, च दे देगा, छ दे देगा, क दे देगा, ठीक है, ब देगा, इनमें से पहचानिए कौन कंठ वर्ण है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये हमारा क क्या है, कंठस्य कंठ वर्ण है, मतलब कंठ से इसका उच्चारण होता है या कंठ को स्पर्श करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, स्पर्श के बाद देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब क्या हुआ है, अंदर, अंदर, तो किसको अंदर स्पर्श करता है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता, किसको, तालु हो गया, जीभ हो गया, ठीक है, तालु जीभ दंत, ठीक है, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो तालु जीभ दंत स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते, आंशिक रूप से करते हैं, तो इसे क्या बोला गया है, अंतस्थ व्यंजन बोला गया है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ये कौन कौन से वर्ण है देखते हैं, य है, र है, ला है, और वा है। ठीक है, एक बार देखें अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, कौन कौन से हैं, य है, र है, ला है, वा है। किसको बोला जाता है, तो देखते हैं जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो तालु जीभ दंत को स्पर्श करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते, आंशिक रूप से करते हैं, तो उसको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए रफ करते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन संख्या है इनकी 4 है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन को एक नाम से और जाना जाता है, अंतस्थ व्यंजन को, वो है अर्धस्वर, लिखाना भूल गया था, अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं उष्मा, उष्मा मतलब क्या है, उष्मा निकलती है, उष्मा मतलब गर्म वायु। ठीक है, तो कब, जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो मुख से कैसा, गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे कौन से है, उष्म, उष्म से देखो ये स है आधा सा, तो इससे हम लोग करेंगे सा, स, ह। ठीक है, सा सा ह, जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं स, तो मुंह से बाहर गर्म वायु बाहर निकल रही है। ठीक है, प्राणवायु बाहर निकल रही है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। ठीक है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैंने बोला जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो गर्म वायु मुंह से बाहर निकलती है, मुख गुहा से बाहर निकलती है। ठीक है,
कैसे, उष्म गर्म के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या 4 है। तो कौन कौन से 4 हैं? तो स ह, ये इनकी संख्या 4 है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, एक आता है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। ड, ड और ड़। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। इनको क्या बोला गया है? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो देखते हैं। उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का अगला भाग मुड़कर तालु को आंशिक रूप से स्पर्श करता है, तो उसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या है? द्विगुण व्यंजन 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ड है, ण है, और इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ का अगला भाग मुड़कर क्या हो जाता है? आंशिक रूप से तालु को स्पर्श करता है। उसे क्या बोला गया है? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन बोला गया है। ठीक है, क्या क्या हमने देखा? एक देखा हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन देखा, तीसरा हमने ऊष्म व्यंजन देखा, और चौथा हमने देखा उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन देखा। ठीक है, एक मैं लिखता हूँ। मैंने बोला था कि इनकी संख्या 35 होती है। इसको हम बाद डिस्क्राइब करेंगे। और अब देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब चौड़ा, कोई 2 वर्णों से मिलकर बना होगा, तो उसे क्या बोला गया है? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या सबसे पहले देखते हैं। 2 वर्णों के मेल से बना होता है, मेल से बना होता है। संख्या देखते हैं, 4 है। ठीक है, क्या क्या है? स्र, अक्षा, त्र, ज्ञ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब मैंने बोला 2 वर्णों के मेल से बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। तो कौन कौन से हैं? स्र है, अक्षर है, और त्र है, और ज्ञ है। तो देखते हैं किन 2 वर्णों से स्र बना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, स, र, अक्षा, क और स। ठीक है, क स से स और र से बना है। ठीक है, ये स और र से बना है। ठीक है, तो ये वाला बना है त और र से बना है। ठीक है, और ये बना है ज और य से बना हुआ है। एग्जाम में देखा तो आपको पूछेगा इनमें से कौन जैसे त्र का या ज्ञ का सही उच्चारण है, और ऑप्शन में दे देगा ये सब। ठीक, किसी एक को मान लो स्र का अच्छा का पूछा है तो का उषा मिलके अच्छा बनता है। ठीक है, अगर ज्ञ का दे दिया तो ज और य मिलकर क्या बनाते हैं? ज्ञ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग अगला। देखिए, एक बार अब मैं 35 को समझा रहा हूँ। मैंने बोला व्यंजनों की संख्या 35 है। तो देखते हैं कौन कौन से। पहले स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। उसके बाद मैंने देखा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर बोला जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4 हो गया। उसके बाद मैंने बोला ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? ये भी 4 है। ठीक है,
उसके बाद मैं बोला उच्छिप्त एन, उच्छिप्त व द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। उसके बाद मैंने बोला संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? कितना हो गया? 25 4 33, 2 35 आई 36। ठीक है, ये देख लीजिए कितना होगा? 35, 25 4 29 और 30 3 33 और 2 35, ये 35 हो गया। और ये हमारा संयुक्त अक्षर 4 हो गया, 35 4 39 हो गया। टोटल कितना है? 39। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? 35 हमारा व्यंजन क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने बोला व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है, तो ये 35 हमारा क्लियर। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर, क्या है कंपन? देखते हैं। अगर हम कोई वर्ण का उच्चारण करते हैं, हमारी कंठ, जो स्वर तंत्र जिसको कंठ बोलते हैं, ये उसका कंपन होता है, तो कितनी मात्रा में? ज़्यादा मात्रा में होता है कि कम मात्रा में होता है कि होता ही नहीं है? तो देखते हैं, इसको 2 भाग में बांटा गया है। कैसे? एक घोष बोला गया है या सघोष। ठीक है, ठीक, ऐसे क्या बोला है? अघोष। ठीक, घोष मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रों का, स्वर तंत्रों का कंपन। मैंने क्या बोला? स्वर तंत्रों के कंपन के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो देखते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष होता है और एक अघोष होता है। घोष मतलब जिसमें स्वर तंत्र का कंपन होता है, किस कंपन होता है। तो कैसे? तो देखते हैं। कंपन, तो कंपन होता है, तो कौन कौन ऐसे वर्ण है जिसमें कंपन होता है? तो देखिए यहाँ से, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। ठीक है, कौन कौन से कंपन देखते हैं। तो ये अपना मतलब वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का अगर तीसरा वर्ण और तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण, उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला, इसमें स्पर्श व्यंजन, याद रखना पड़ेगा कि इसमें से घोष पहचानिए। अगर एग्जाम में देगा तो वर्ष दे देगा, ठीक है, कोई भी वर्ण दे देगा और पूछेगा कि इसमें से घोष कौन है, अघोष कौन है। तो हम देखेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में कौन? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, कौन सा है? ये अपना ग, ग हो गया क वर्ण में, ठीक है, च वर्ण में झ हो गया। ऐसे करके ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ण। ठीक है, तो मैंने लिख दिया तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या वर्ग। ठीक है, ये किस में आता है? स्पर्श व्यंजन, ये घोष में आता है। और कौन है? स्वर, जितने भी स्वर हैं 11, कौन कौन से? आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और आओ, ये स्वर है, वो सब क्या है? अपना घोष है। इनके उच्चारण में, स्वर तंत्र में क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें कौन है? य, र, ल, व, ह। ह क्या है? उष्म व्यंजन।
ठीक है, समझ आएगा। तो देखते हैं पहले घोष या सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, और स्वर में पूरे सभी स्वर 11 के 11। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन है? य, र, ल, व है और एक आ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अघोष को देखते हैं। अब देखिए अघोष को देखते हैं तो जस्ट अपोजिट हो गया। अब देखो इसमें कि कौन सा बच गया इसमें, तो इसमें बच गया एक एक वर्ग और दूसरा वर्ण। तो इसमें लिखेंगे अघोष में एक वर्ण और दूसरा वर्ग किसका? स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच गया हम इसमें? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा बच गया इसमें? सा, सा, सा। ठीक है, तो ये क्या है? अघोष है। स्वर तंत्र का कंपन ना होना उच्चारण में। जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं किसमें? अघोष में, तो स्वर तंत्र का कंपन नहीं होता। और नहीं होता तो कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता? तो सबसे पहले देखेंगे हमने स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श वर्गीय व्यंजन में हमने देखा कि वर्ग एक और वर्ग दो का जो वर्ण है वो क्या है? अघोष वर्ण है। उसके बाद हमने देखा इसमें बच कौन से गया? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कौन से है? सा, सा, सा। इसमें ह रहता है तो हम ह किस में आ गया है? ह आ गया है सघोष में, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर मीन्स हम कह सकते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कितनी मात्रा में हमारे प्राणवायु से मतलब शरीर से व मुख गुहा के माध्यम से कितनी वायु निकलती है या नहीं निकलती है। सबसे देखते हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलती है, महा मतलब ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो हम देखते हैं इसमें एक, तीन, पाँच। इसमें देखेंगे स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में कौन है? एक, तीन, पाँच। ठीक है, ये कौन से? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद रहेगा स्वर रहेगा पूरे, आ, ये पूरे स्वर रहेगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन रहेगा, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में कौन है? य, र, ल, व। ठीक है, ये अल्प प्राण मतलब हम बोल सकते हैं जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो प्राणवायु अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, तो उसे क्या बोला गया है? अल्प प्राण बोला गया है। और इनकी पूछ देगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है, या महाप्राण वर्ण है, तो चार ऑप्शन दे देगा, अ दे देगा, य, र, ल, व दे देगा, जो भी दे देगा। फिर उसके बाद उसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग महाप्राण। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है? वायु, वायु मुख गुहा के माध्यम से बाहर निकलती है, मुख गुहा के माध्यम से बाहर निकलती है, तो उसे क्या बोला गया है? महाप्राण देगा। अब देखिए अल्प प्राण में हमने बोला कि एक, तीन, पाँच है, तो इसमें कौन सा बच गया स्पर्श व्यंजन में? तो स्पर्श व्यंजन का आ जाएगा इसमें दो आ जाएगा और चार आ जाएगा। मतलब जब दो वर्ग मतलब जब स्पर्श व्यंजन का वर्ग दो व वर्ग चार का उच्चारण करेंगे तो ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? हवा निकलती है, प्राणवायु निकलती है। ठीक है, दो वर्ग में कौन है? देखो दूसरा में का खा मतलब खा करेंगे तो ज्यादा मात्रा में हवा, जैसे खा,
तो ख मुंह फाड़ लेते हैं और उसके बाद से हवा बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ख है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग और कौन सा बच गया, अंतस्थ हो गया। अब इसमें बच गया एक उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में कौन है, स, ह, ठीक है। उष्म व्यंजन इसमें है स, हाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान देखते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अभी मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। वर्णों का उच्चारण है, जैसे क वर्ग है तो इसको कंठ बोला गया है, कंठ, कंठ वर्ण। फिर च वर्ग को क्या बोला गया है, तालु। तो दे देगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कंठ से उच्चारण किया जाता है, इनमें से कौन तालु से उच्चारण किया जाता है। ये है मूर्धन्य, ये है मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। फिर नीचे त है, ये क्या है, दंत है, दंत है। और फिर उसके नीचे क्या है, प है, ओष्ठ से, ठीक है। अब देखें, ये तो व्यंजन का हो गया। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं इसमें स्वर। तो आ, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं हा और विसर्ग। विसर्ग मैंने कल पढ़ाया था ऐसा वाला, ठीक है। ये भी कौन है, क वर्ग में ही आते हैं, ठीक है। मैं देखा कि क वर्ग ये तो व्यंजन का हो गया। अब देखते हैं स्वर का। तो कंठस्थ वर्ग में कौन आते हैं, जो ह है, विसर्ग है, आ है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कंठस्थ, कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, कंठ उच्चारण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग तालु। तालु में कौन से है, च वर्ग हो गया। इसके अतिरिक्त आएगा इसमें ई और आएगा या और आएगा सा, ठीक है। च वर्ग में कौन हो गया, देखिए ई हो गया, या हो गया और सा हो गया। तो इसको क्या बोला गया है, तालु, मतलब तालु। तो देखिए ये का खा गा अंगा ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें अब देखेंगे तो एग्जाम देगा तो इनमें से कौन कंठ वर्ण में आता है। तो इनको ऑप्शन में ना देकर वो दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा और इसको दे देगा, मतलब आ को दे देगा ऑप्शन में, उसको देगा ही नहीं और इधर का दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग च वर्ग। च में है ई और या और सा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मूर्धन्य में। मूर्धन्य में ट वर्ग रहेगा और कौन रहेगा, रा रहेगा और रहेगा सा रहेगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं दंत। दंत में कौन है, दंत में है आपका ये ट वर्ग वाले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में कौन कौन से, प वर्ग है, ठीक है, प वर्ग है। और उसके बाद है इसमें उ और उन, बड़ा उ और छोटा उ, ये क्या है, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान। अब देखते हैं हम लोग एक कंठ वर्ण और कंठ वर्ण और तालु वर्ण। देखा मैं, ये कंठ वर्ण है, ये तालु वर्ण है। तो कंठ और तालव्य, तालु तालव्य, इन दोनों को मिला लेंगे तो इसको बोलेगा कंठ तालव्य, दे देगा कंठ तालव्य वर्ण। इनमें से कौन है, पहचानिए। तो इसमें है कंठ तालव्य में है ए है और अ है,
आपको ये लिखना पड़ेगा। उसमें देखेंगे ये कंठ है और ये तालु है, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, तो ये और अय, ये ऐसे जो वर्ण हैं दोनों, जो किसका उच्चारण कंठ एंड तालव्य दोनों से होता है। यादेगा इनमें से कौन कौन तालव्य वर्ण है, तो आपको पहचानना पड़ेगा ए और अय कंठ तालव्य वर्ण है। उसके बाद देखिए फिर इसी कंठ का इसके साथ होता है, कंठ का ओष्ठ के साथ, देखिए कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ तो इसको बोला जाएगा कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ बोला जाएगा। तो इसमें उच्चारण किसका किसका आता है, तो ओ होगा और आ होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैंने क्या बोला कि कंठ, इसी कंठ से फिर हम जोड़ दिए किसको, ओष्ठ को जोड़ दिए, कंठ और ओष्ठ को, तो ये मिल गया कंठोष्ठ हो गया। और इनमें कौन से वर्ण आता है, तो ओ और आ वर्ण आता है। अब देखिए इसी में देखिए ये दंत है और ये ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ये दंत और ओष्ठ को मिला देते हैं तो दंतौष्ठ हो जाता है, दंतौष्ठ हो जाता है, ठीक है। और इनमें कौन सा वर्ण आता है, तो इसमें वर्ण आता है वा आता है। कौन सा वर्ण आता है, वा, वा एक ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठ कहलाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब छोटा सा बच गया, अब देखते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद। वर्ण, वर्ण को मतलब तोड़ना है, अलग अलग करना है, उसमें से स्वर व्यंजन को अलग अलग करना, मतलब इसका देखें परिभाषा देखें, किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को, वर्ण को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। मैंने क्या बोला, किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। जैसे राम, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए मनोज, ठीक है, राम, पहले राम को देखते हैं। मैंने बोला कि ये शब्द है, राम एक शब्द है। अब क्या, प्रत्येक वर्ण को अलग करना, मतलब रा एक वर्ण है, म एक वर्ण है, तो सबको अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, तो देखिए पहले रा, फिर बड़े एक मात्रा है तो इसमें आ हो जाएगा, ठीक है, फिर म, ठीक है, फिर आ। मैंने यहाँ आ क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमने बोला था कि प्रत्येक 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 वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। कौन सा, प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। तो व्यंजन वर्ण म है, इसमें ये अ आएगा, ठीक है, अ की ध्वनि छिपी हुई है, ठीक है। तो इस देखिए इसका वर्ण विच्छेद किए तो ये क्या बन गया, ऐसा, मतलब कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 4 वर्ण, ठीक। उसी प्रकार देखिए नाम को, तो ये म हो गया, ठीक है। अब हमने बोला था कि प्रत्येक वर्ण में साइलेंट, मतलब क्या साइलेंट है इसमें, अ की ध्वनि, तो ये हो गया अ हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ना हो गया, तो ये ना हो गया, और इसमें ओ की मात्रा है तो ये ओ हो गया, ठीक है। फिर ये ज हो गया, और ज में प्रत्येक में अ की मात्रा छिपी रुपी है, ये हो गया मनुष्य। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ण है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अपना ये वर्ण वाला पार्ट आज यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हमें वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस पार्ट से रिलेटेड, वो सब लाऊंगा और इसी में लिख कर बताऊंगा आपको। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, थैंक यू।